2022 तो इस साल में जितने फ़ोन से स्मार्ट लॉन्च नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा तो ब्रांड्स स्मार्ट हो गए हैं। तो हर एक ब्रांड की स्ट्रैटेजी को आज डिकोड करते इस वीडियो में। और टेक अवार्ड्स का सीज़न चालू है तो इस साल इतने कुछ खास फ़ोन्स लॉन्च हुए नहीं हैं जो हम उनको रैंक कर सके हर एक प्राइस कैटेगरी में। सो इस वीडियो में हर एक ब्रांड की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते क्या उन्होंने अच्छे काम किए, क्या गलत काम किए 2022 के अंदर। तो चलो फिर जल्दी स्टार्ट करते। ओके सो यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर ब्रांड्स की जिनके फ़ोन्स लॉन्च होते हैं इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे और आपके फेवरेट सैमसंग से। तो इस साल सैमसंग ने दो अच्छे काम किए। पहला तो अपने फ्लैगशिप्स काफ़ी सही लॉन्च किए जो एज ऑलवेज उनकी गैलेक्सी S22 सीरीज़ बेस्ट इन क्लास होती है। एंड फोल्डेबल्स जो इनके अब रिसेंट टाइम्स में इन्होंने नोट सीरीज़ को डिच करके फोल्डेबल्स की सीरीज़ चालू की, तो फोल्डेबल्स में भी सैमसंग का एज ऑलवेज कोई कॉम्पिटिटर क्लोज नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर जो इन्होंने One UI 5 का रोल आउट किया है वो काफ़ी अच्छे से किया है, जिससे पता चल जाता है कि एंड्रॉयड अपडेट्स को लेकर ये कितना सीरियस हैं। तो अभी रिसेंट हेडलाइन आई है कि जितने भी पोर्टफोलियो में इनके डिवाइसेस है सबको One UI 5 का रोल आउट मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है वो विदिन 4 डेज़ में यहाँ पर उनको भी अपडेट मिल जाएगा One UI 5 का। तो गूगल जो खुद एंड्रॉयड अपडेट्स में पीछे रह गया है वहाँ पर सैमसंग ने बाजी मार ली है। तो इस मामले में सैमसंग को कोई भी बीट नहीं कर सका इस साल। और जो एवरेज परफॉर्मेंस रही है सैमसंग की वो इनके मिड रेंज डिवाइसेस में रही है, जो गैलेक्सी A सीरीज़ और गैलेक्सी M सीरीज़ है। बिकॉज वहाँ पर प्राइस थोड़ी ओवर प्राइस्ड हो गई थी गैलेक्सी A सीरीज़ में, और M सीरीज़ में प्रोसेसर्स इतने खास नहीं थे। तो सैमसंग को अपने मिड रेंज सीरीज़ पर कंप्लीट काम करना पड़ेगा ये साल जो अपकमिंग ईयर होगा, और उसमें इनको चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है मिड रेंज के अंदर। और यहाँ पर सैमसंग ने एक और महान काम किया था 2022 में। उन्होंने जो है मिड रेंज सीरीज़ में से भी अपने चार्जर्स को रिमूव कर दिया था, लाइक गैलेक्सी F सीरीज़। इन शॉर्ट बजट डिवाइसेस के अंदर भी अब सैमसंग के फ़ोन्स में हमको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम रही है वो इनके एक्जीनोस के साथ रही है। तो एक्जीनोस का जो इन हाउस मामला है जब तक अगर निपट नहीं जाता है, बेटर है अगर सैमसंग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स यूज़ करेगा अपने बजट या फिर मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबको पसंद भी वही आते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो एक्जीनोस को इग्नोर करती है। तो बेटर है अगर सैमसंग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स यूज़ करेगा तो उनके डिवाइसेस के लिए भी अच्छा रहेगा और कुछ न्यू देखने को मिलेगा यूज़र्स को भी। इसके बाद लास्ट जो है इन लोगों ने एक और महान काम किया है, जो इनकी FE सीरीज़ है यानी कि फ़ैन एडिशन सीरीज़ है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है, ऐसे काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो गैलेक्सी S21 FE इनका लास्ट डिवाइस है इस सीरीज़ में। उसके बाद S22 FE आने वाला था बट शायद नहीं आया बिकॉज सैमसंग ने उसको ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब रीज़न एक ही हो सकता है कि जो डिफरेंस है फ़ैन एडिशन और नॉर्मल गैलेक्सी S22 लाइनअप में वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए जो S22 सीरीज़ की सेल्स है उसको बूस्ट करने के लिए हो सकता है सैमसंग ने जो अपने फ़ैन एडिशन सीरीज़ को यहाँ पर डिच कर दिया है। तो ये था कंप्लीट हिसाब किताब सैमसंग का। अब देखते हैं 2023 में सैमसंग नया क्या करते हैं। बेटर होगा अगर ये जो है अपने मिड रेंज डिवाइसेस पर थोड़ा अच्छा काम करेंगे। तो सैमसंग के बाद आगे बढ़ते हैं उसके खास दोस्त Xiaomi की तरफ। तो इस साल Xiaomi का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका MIUI था। तो MIUI में जो अपडेट्स थे वो साधारण नहीं थे बिकॉज अपडेट के बाद जो प्रॉब्लम्स हुए इनके डिवाइसेस में वो काफ़ी ज़्यादा थे। लाइक पोको X3 Pro में अपडेट के बाद जो मदरबोर्ड डेड इशू है वो काफ़ी लोगों ने रेस किया था, और पोको ने इस बात को एग्री भी किया और जो यूज़र्स को वारंटी है वो एक्सटेंड करके देनी पड़ी। और इसके बाद जो इनका पॉपुलर Redmi Note 10 Pro है उसमें भी जो फ्रंट कैमरा इशूज़ थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। लाइक कंप्लीट फ्रंट कैमरा ही डेड हो जा रहा था फ़ोन का अपडेट के बाद। तो अपडेट्स का मामला काफ़ी Xiaomi का ऊपर नीचे रहा है इस साल भी। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर Xiaomi कि वो जो है अपने MIUI के अपडेट्स को लेकर थोड़ा सा बेटर काम करें, बिकॉज नॉर्मल अपडेट्स ये लोग देते नहीं हैं, उसमें बग्स काफ़ी ज़्यादा घुसेड़ देते हैं जिससे जो यूज़र्स है उनको एट दी एंड डिवाइस यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं आने वाला जो MIUI 14 होगा वो Xiaomi के लिए कैसा रहता है, बिकॉज उसमें जो है Xiaomi को अपडेट का गेम चेंज करना ही पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सैमसंग, OnePlus और ओप्पो, जिन्होंने प्रॉमिस की है कि वो जो है 4 साल तक मेजर एंड्रॉयड OS अपडेट्स देंगे अपने डिवाइसेस को। तो Xiaomi बेटर है खाली स्टेबल अपडेट्स दे दे अपने डिवाइसेस को, उतना ही काफ़ी रहेगा MIUI यूज़र्स के लिए।
और इसके बाद जो Xiaomi की मोस्ट पॉपुलर Redmi Note सीरीज़ है उसका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा इस साल। मतलब जो मैजिक है Redmi Note सीरीज़ का वो फेड होता हुआ नज़र आया इस साल। जो काम इन लोगों ने 2021 में Redmi Note 10 सीरीज़ के साथ में किया था वैसा बेंचमार्क शायद ये लोग इस साल अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज Redmi Note 11 सीरीज़ में इतने डिवाइसेस लॉन्च कर दिए कि यूज़र्स ही कंफ्यूज हो गए कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। और 5G के नाम पर भी इतने डिवाइसेस इन लोगों ने Redmi Note 11 सीरीज़ में निकाल दिए। तो अपकमिंग जो Redmi Note 12 सीरीज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। देखते हैं 2023 में Redmi Note सीरीज़ का जादू कैसे रहता है Xiaomi के लिए। तो MIUI 14 की कंप्लीट स्टोरी मैंने मंडे टेक मसाला के लास्ट एपिसोड में कवर करके रखी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो Xiaomi के बाद आगे बढ़ते हैं उसके कॉपीकैट मित्र Realme की तरफ। तो Realme UI के अंदर इन्होंने अनवांटेड एड्स देना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर आप टेक कम्युनिटी में अवेयर हैं तो ज्ञान थेरेपी ने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और अपडेट्स के बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन Realme को अपने Realme UI पर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। और मच लाइक Oppo यहाँ पर इनको भी 4 साल तक अपने मेजर एंड्रॉयड OS अपडेट्स देना चाहिए, बिकॉज दोनों ही कलर OS पर बेस्ड हैं, ऑक्सीजन OS और Realme UI। तो ऑक्सीजन OS OnePlus ने भी अनाउंस कर दिया 4 साल तक OS अपडेट्स और रिसेंटली Oppo ने भी अनाउंस कर दिया। तो Realme भी शायद दूर नहीं होगा इस डिसीजन से। और यहाँ पर जो बजट में इन्होंने 5G फ़ोन्स लॉन्च किए वो मुझे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ लगे इस साल। लाइक यहाँ पर जो Realme 9i 5G है उसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। तो अगर IPS LCD को हम हटा दें तो यहाँ पर जो कैमराज है वो प्राइमरी आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है और जो बचे हुए 2 हैं वो डेप्थ और माइक्रो 2 मेगापिक्सल के जो किसी काम के होते नहीं हैं। और फ्रंट में यहाँ पर सेल्फी दी है 8 मेगापिक्सल की। सो यहाँ पर बेटर 5G फ़ोन्स की नीड है बजट के अंदर। सो होपफुली Realme जो 2023 में अच्छे 5G फ़ोन्स हमको बजट में ला कर देगा। और यहाँ पर इनको जो कैमरा है उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा कोई मेजर डाउनग्रेड नहीं किया इस साल, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कैमरा के अंदर इनको। और इन्होंने जो है Realme 9 Pro Plus और भी कुछ डिवाइसेस पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट भी दिए थे थ्रू आउट द ईयर, जिससे जो डिवाइसेस है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी थे। तो अगर वही ट्रेंड ये लोग 2023 में भी कंटिन्यू रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, तो Realme के बाद आगे बढ़ते उसके पेरेंट कंपनी Oppo की तरफ। तो Oppo ने ये साल कलर OS के साथ में काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब जो कलर OS है वो काफ़ी अंडररेटेड UI होता है और जो अपडेट का रोल आउट है वो इस साल काफ़ी अच्छा था कलर OS का। और रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि वो जो है 4 मेजर OS अपडेट्स देंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो मेन काम करना है Oppo को वो अपने Reno सीरीज़ के बारे में कंप्लीट रीथिंक करना पड़ेगा, बिकॉज जो परफॉर्मेंस है वो Reno सीरीज़ का धीरे धीरे हर साल डाउन ही होते जा रहा है। और यहाँ पर जो Oppo एक ज़माने में जानी जाती थी अपने कैमराज के लिए, उसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है इस साल वो इतना कुछ खास था नहीं। तो कैमराज में भी इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जो फोल्डेबल्स इन लोगों ने चाइना के अंदर लॉन्च किए थे लाइक Oppo Find N2 सीरीज़, उसको जो है ग्लोबल लॉन्च करना चाहिए Oppo को, जिससे सैमसंग को एक टफ कंपटीशन मिलेगा फोल्डेबल्स मार्केट के अंदर। तो Oppo के बाद आगे बढ़ते उसके भाई बंधु Vivo की। तो Vivo ने इस साल जो अपने फ्लैगशिप्स को लेकर है वो काफ़ी सही काम किया। जो इनकी X80 सीरीज़ थी वो काफ़ी पॉपुलर थी कैमरास को लेकर, और एक्सेप्ट कैमरास यहाँ पर जो हार्डवेयर था वो भी काफ़ी सॉलिड था। और जो X80 Pro था वो मोस्ट रिकमेंडेड फ़ोन था बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से। जैसे Galaxy S22 Ultra और Pixel 7 Pro काफ़ी पॉपुलर थे, वैसे ही Vivo की X80 सीरीज़ भी अपने कैमरास के लिए काफ़ी पॉपुलर रही पूरे साल। और इसके बाद यहाँ पर जो इनका FunTouch OS है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। मतलब कोई भी फालतू का कचरा और ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता है, और जो अपडेट्स है उस पर भी Vivo अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन काम इनको करना है वो अपने मिड रेंज V सीरीज़ में करना है। जो V25 सीरीज़ इन लोगों ने इस साल लॉन्च की वो थोड़ी सी बिट ओवर प्राइस लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, तो उसको थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है Vivo को। और इसके बाद जो नेक्स्ट इनका ही पार्ट है iQOO, तो उसने भी काफ़ी सही काम किया। मतलब जो OnePlus का फ्लैगशिप किलर टैग था अब वो iQOO किधर किधर लेता हुआ नज़र आ रहा है। जो iQOO Neo 6 था वो काफ़ी फेवरेट फ़ोन था मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स का, और काफ़ी पॉपुलर भी रहा बिकॉज काफ़ी सही स्पेक्स ऑफर करता है एट अ डिसेंट प्राइस रेंज। मतलब बजट में आपको जो है एक फ्लैगशिप फ़ोन का एहसास देखने को मिलता है iQOO के अंदर।
तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वन प्लस की। तो वन प्लस का जो OG ऑक्सीजन OS था, अब उससे ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और फाइनली सेटल हो चुके हैं ओप्पो के कलर OS के साथ में। स्टिल यहाँ पर जो अपडेट्स है उस पर वन प्लस को काफ़ी ज़्यादा काम करना है। जो टाइमली अपडेट्स है और बग फ्री अपडेट्स है वो यहाँ पर लाने पड़ेंगे। और रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि 4 मेजर OS अपडेट्स भी देंगे अपने डिवाइसेस में। तो देखते हैं ये पॉलिसी कैसे काम करती है वन प्लस के लिए। और यहाँ पर जो फ्लैगशिप ये साल इन्होंने लॉन्च किए थे वो परफॉर्मेंस उनका ठीक ठाक ही रहा था, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर आउट ऑफ द बॉक्स इन लोगों ने नहीं किया था। और जो बजट में इनकी नॉर्ड N सीरीज़ है, मतलब नॉर्ड सीरीज़ है, वो तो बात करने का वैसे ही मतलब नहीं है, बिकॉज ओप्पो या फिर रियलमी दोनों में से किसी ना किसी में से एक ये लोग रिब्रांड करके लॉन्च करते हैं, तो बात करना सिंपली टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं मोटोरोला की। तो मोटोरोला जैसे टर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स की ये जो है कम बैक ईयर था मोटोरोला के लिए। स्टिल मैं बोलूँगा यहाँ पर जो एंड्रॉयड अपडेट्स है उस पर मोटोरोला को काफ़ी ज़्यादा काम करना है, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पर तैयार करना होगा एंड्रॉयड अपडेट्स को लेकर। और जो कैमरा डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है ओवर द टाइम, लेकिन और थोड़ी सी जो बेटर इम्प्रूवमेंट है वो नीडेड है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे शायद कैमरा भी इम्प्रूव होते जाए मोटोरोला का। और इसके बाद यहाँ पर जो गूगल है वो फाइनली रिटर्न आ चुका है इंडिया में आफ्टर द एजेस। तो जो फ्लैगशिप पिक्सल 7 सीरीज़ है वो फाइनली गूगल ने इंडिया में भी लॉन्च की है। और इसके बाद यहाँ पर जो प्राइस कट था पिक्सल 6a का वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बजट में आपको एक सही ऑप्शन देखने को मिलता है गूगल की तरफ से। और यहाँ पर जो इंडियन मार्केट है अब गूगल उसको सीरियसली लेना चाहिए। और जो एंड्रॉयड अपडेट्स का गेम है उसमें गूगल को 4 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स देने पड़ेंगे टू केटर विद द कंपटीशन। जैसे सैमसंग यहाँ पर कंप्लीट मार्केट शेयर खाते जा रहे गूगल का, तो गूगल को कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो गूगल और एंड्रॉयड इकोसिस्टम से थोड़ा दूर चलते हैं और बात करते हैं आपके और हम सबके फेवरेट ब्रांड जिसको लोग खाली स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं और जो पीछे का लोगो है वो उनको दिखाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल की। तो एप्पल ने iOS 16 इस साल लॉन्च किया था जिसमें फीचर्स तो काफ़ी सही थे, कस्टमाइजेशन के भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते थे, लेकिन जो बग्स थे iOS 16 के अंदर वो एक टाइप ऑफ डिज़ास्टर था एप्पल के लिए। मतलब बग्स इन लोगों ने टाइम पे अपडेट रिलीज़ भी किए, कुछ फिक्स भी हो गए, लेकिन जो इमेज पर इनके प्रश्न चिन्ह उठा था, बिकॉज अ कंपनी लाइक एप्पल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द ईयर अपडेट में नंबर 1 पर रहा है iOS को लेकर, तो उसके लिए iOS 16 थोड़ा सा फीका टाइप रहा। अब देखते हैं अपकमिंग जो नेक्स्ट जेन होगा iOS का, iOS 17, वो कैसा रहेगा एप्पल के लिए। और इसके बाद जो iPhone 14 Pro था उसका डिज़ाइन एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक था पूरे इंटरनेट के लिए, बिकॉज काफ़ी लोगों को डिज़ाइन पसंद आया और बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। अब डायनामिक आइलैंड की कंप्लीट स्टोरी मैंने अपने चैनल पर बना के रखी है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद जो iPhone 14 के नॉन प्रो मॉडल्स थे उसमें भी यहाँ पर इन लोगों ने कुछ खास चेंजेस नहीं किए इस साल। मतलब जो प्रोसेसर था वो भी आपको सेम पिछले साल जैसे ही देखने को मिलते हैं। अब डेफिनेटली फ़ोन्स बुरे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस थे वो आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिले। मतलब नॉन प्रो मॉडल्स में आपको वही सेम बड़ी नॉच देखने को मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर के जो आईफोन मॉडल्स है वो एप्पल कैसे लाता है, कुछ और चेंजेस करके लाता है, या फिर अगेन सेम हमको एक बार फिर से नॉन प्रो मॉडल्स में नॉच देखने को मिलेगी। सो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट ईयर। ओके, तो नेक्स्ट एक काफ़ी यंग ब्रांड की बात करते हैं जो न्यूली एंटर हुए मार्केट में, जिसका नाम है नथिंग। अब नाम में ही है नथिंग, और अपने प्रोडक्ट्स को कैसे हाइप करवाना है ये इनके सीईओ से बेटर और कोई भी नहीं जानता है। तो वन ऑफ द कूलेस्ट सीईओ है ऑफ अ टेक ब्रांड, ऐसा लोग काफ़ी मानते हैं इनको। तो जो सीईओ है काल पे, वो खुद रिव्यू करते हैं अपने राइवल ब्रांड एप्पल का iPhone 14 Pro। तो इससे ज़्यादा कूलेस्ट बात और क्या हो सकती है। तो एक ही फ़ोन इन लोगों ने पूरे साल में लॉन्च किया था, नथिंग फ़ोन 1, जो स्टिल मोस्ट हाइप्ड फ़ोन था पूरे साल का। और यहाँ पर जो डिज़ाइन था वो काफ़ी सॉलिड था और एक डिसेंट मिड रेंजर आपको देखने को मिलता था विद अ यूनिक बैक डिज़ाइन। अब जो UI था नथिंग फ़ोन 1 का वो काफ़ी क्लीन था, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिल काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो है एक काफ़ी न्यूअर यंग ब्रांड है, तो हम जो है ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। ओवर द टाइम इन लोगों ने चीज़ें अपडेट्स के थ्रू फिक्स भी की हैं, और देखते हैं आने वाला टाइम नथिंग के लिए कैसे रहता है। बिकॉज इसके जो सीईओ है काल पे, उसमें गट्स बहुत थे,
एप्पल की तरह इन लोगों ने जो अपने डिवाइस का प्राइस हाइक भी कर दिया था। तो अगर आपको नथिंग की कंप्लीट स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मिस्टर टेकपीडिया का ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो बस ये था सारे ब्रांड्स का लेखा जोखा जिनके फ़ोन्स इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए इस साल। अब इनमें से आपका जो फेवरेट ब्रांड था वो कौन सा था और आपको कौन से ब्रांड का डिवाइस सबसे ज़्यादा पसंद आया, अगर 2 शब्द नीचे कमेंट्स में हो जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाए। वैसे मेरा जो फेवरेट डिवाइस था वो गैलेक्सी S22 अल्ट्रा था। रीज़न सिंपल था, बिकॉज जो नोट सीरीज़ है वो तो सैमसंग ने बंद कर दी, तो जो एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है वो आपको गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में देखने को मिलता था। तो काफ़ी सॉलिड फ़ोन था थ्रू आउट द ईयर, और गैलेक्सी S23 सीरीज़ भी ऑन द वे ही है। तो देखते हैं S23 सीरीज़ अपने साथ में क्या कमाल लेके आती है, तो उसका भी कवरेज आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बस एक छोटा सा काम आपको करना है, जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना है अपकमिंग अपडेट के लिए वीडियोस के। तो इसी आशा के साथ जो है मिलते हैं आपको न्यू ईयर के अंदर। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ न्यू ईयर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।